Assalamu alaikum students, hope you all will be well and doing great. Welcome in class 10. Today we will start our first lecture for class 10. The chapter is unit 10 है simple harmonic motion and waves. Class 10 की physics is easy as compared to the physics of class 9. यहाँ पर इतनी लंबी लंबी derivations नहीं हैं लेकिन concepts ज़्यादा हैं और new concepts हैं. So please learn it केयरफुली सुने समझें और फिर इसको लर्निंग करें और साथ साथ लिखने की प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि अगर आप डेफिनेशंस को लिखेंगे नहीं तो वो इतनी अच्छी तरह याद नहीं होती. सो लर्न करके इसे लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करें. सो कम टू द टॉपिक. टॉपिक है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स. व्हाट इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कम टू द टॉपिक. मोशन क्या है? When a body change its position with respect to its surrounding, the body execute motion. यानी वो बॉडी क्या है, मोशन में है जब वो अपनी जगह चेंज कर रही है सराउंडिंग के हिसाब से. कोई जिस बॉडी क्या है वो अपनी जगह क्यों चेंज करती है? when we applied a force on an object. जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो it will change its position with respect to its surrounding, then the body is in motion. We have read in chapter 2 in class 9. हमने चैप्टर 2 में क्लास 9 में पढ़ा वाइब्रेटरी मोशन. व्हाट इज अ वाइब्रेटरी मोशन? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन. देयर इज अनदर टर्म फॉर वाइब्रेटरी मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन. वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं और उसे ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं. सो वाइब्रेटरी मोशन क्या है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन. So there is a special type of vibratory motion which is known as simple harmonic motion. Simple harmonic motion क्या है? It is a type of vibratory motion है. In this chapter we will learn the different system which are executing simple harmonic motion. Look at this example. A spider detects its prey due to vibration produced in the web. So come to the topic. The first system. When a mass attached with the spring, so motion of the mass attached with the spring when this mass is placed on a frictionless surface and it is attached with the spring and its initial position is at O. When we applied a stretch या compress करते हैं spring को, so this spring apply a force on this mass. When we stretch or compressed a spring, this spring applied a force on this mass and this mass start moving. So according to Hooke's law, this force is directly proportional to the change in length. जब आपने इसको compress किया तो it would be at B, या आपने इसे stretch किया तो it would be at A. So the distance from O to A is x, या distance from O to B is also known as x. यानी ये change in length है. According to the Hooke's law, this force is directly proportional to the change in length x of the spring. आपने जो उसकी लेंथ में चेंज किया है कंप्रेस करके या स्ट्रेच करके, वो चेंज इन लेंथ क्या है? x. सो फोर्स जो स्प्रिंग अप्लाई करेगा उसके ऊपर, मैस के ऊपर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. x जितना ज़्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा होगा, फोर्स उतनी ही ज़्यादा होगी. F इज इक्वल टू माइनस के एक्स. k क्या है? k इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट वेयर x इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन और स्प्रिंग कांस्टेंट k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट. सो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये x यहाँ मल्टीप्लाई है तो f के जाके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा. k इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर x. k इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर x. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ f क्या होता है? f इज इक्वल टू एम ए. हम यहाँ f की जगह वैल्यू पुट कर देंगे एम ए. k इज इक्वल टू माइनस एम ए बाय एक्स. अब आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है एक्सेलरेशन की. ये x यहाँ नीचे डिवाइड है तो k के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और m यहाँ मल्टीप्लाई है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा. तो a इज इक्वल टू माइनस के एक्स ओवर m. ये k और m जो है ये दोनों ही कांस्टेंट है, ये इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही. सो a इज इक्वल टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स. ये जो साइन है ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, यहाँ मिस प्रिंट है. a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स. इसका मतलब ये है कि अगर a जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, x जितना ज़्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी. इट मीन्स द एक्सेलरेशन ऑफ अ मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट्स फ्रॉम द मीन पोजीशन.
So let's see the negative sign क्या शो कर रहा है. The negative sign shows that the direction of acceleration is always towards the mean position. यहाँ पर क्या हो गया, दो चीज़ें हैं. A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, x के डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा, डिस्प्लेसमेंट कम एक्सेलरेशन कम होगा. This negative sign shows that the direction of acceleration is always towards mean position. अगर आपने इसको स्ट्रेच किया है तब भी एक्सेलरेशन टूवर्ड्स ओ होगा, अगर आपने इसे कंप्रेस किया है तब भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टूवर्ड्स ओ होगी. ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी कैसे. So let's see, the negative sign means that the force exerted by the spring is always directed opposite to the displacement of the mass. अगर आपने इसको स्प्रिंग को स्ट्रेच किया है टूवर्ड्स दिस साइड ए पर, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स मीन पोजीशन. यानी अगर फोर्स आपने स्ट्रेच किया है तो फोर्स लगाई है राइट साइड पर, तो जो रीस्टोरिंग फोर्स होगी वो लेफ्ट साइड तरफ होगी. अगर कंप्रेस किया है तो स्प्रिंग गया है लेफ्ट साइड पर, जो फोर्स अप्लाई करेगा वो टूवर्ड्स द राइट साइड होगी, यानी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द स्प्रिंग. Because the spring force always act towards the mean position, it shows that the spring force always act towards mean position. स्ट्रेच के केस में आपने इसको किया, मूव किया टूवर्ड्स राइट साइड और फोर्स अप्लाई होगी टूवर्ड्स लेफ्ट साइड. जब आपने इसको कंप्रेस किया तो ये मूव हो गया टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, और जो स्प्रिंग की फोर्स होगी ये मूव करेगी इसको टूवर्ड्स राइट साइड. ओके, ये क्या है, इस फोर्स को कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स. ऑलवेज पुश और पुल्स द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टूवर्ड्स द मीन पोजीशन. इसमें दो फोर्सेस एक्ट करी थी, एक स्ट्रेचिंग और सॉरी स्ट्रेचिंग या कंप्रेसिंग था, और दूसरी है रीस्टोरिंग फोर्स है. आपने अगर उसको स्ट्रेच किया तो वो मूव करेगा टूवर्ड्स राइट, और रीस्टोरिंग फोर्स उसको मूव करेगी टूवर्ड्स लेफ्ट. अगर उसे कंप्रेस किया तो वो मूव कर दी किया टूवर्ड्स लेफ्ट, और जो रीस्टोरिंग फोर्स होगी ये उसको मूव करेगी टूवर्ड्स राइट. तो दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं एट द सेम टाइम, जिसकी वजह से द बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन या वाइब्रेटरी मोशन. इनिशियली द मैस, लुक एट दिस, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट. इनिशियली द मैस इज एट रेस्ट एंड इट इज एट पॉइंट O, जहाँ पर कोई x नहीं है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है. The mass m is at rest at mean position O and the resultant force on this is 0. Suppose the mass is pulled through a distance x. अगर आपने इसको distance x यहाँ पर इतना pull कर लिया towards this side, so up to extreme position at O and then release, उसके बाद छोड़ दिया. The restoring force exerted by a spring on the mass will pull it towards the मीन पोजीशन. आपने इसको स्ट्रेच करके यहाँ पर छोड़ दिया ए पर, उसके बाद रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, इट विल गो टूवर्ड्स मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन पर जाकर ये रुकेगा नहीं, इट विल गो टूवर्ड्स लेफ्ट साइड. ड्यू टू द रीस्टोरिंग फोर्स द मैस मूव बैक टूवर्ड्स द मीन पोजीशन. द मैग्नीट्यूड ऑफ द रीस्टोरिंग फोर्स डिक्रीज with the distance from the mean position and become 0. यहाँ पर पहुँचकर रीस्टोरिंग फोर्स इज 0. However, the mass gains speed as it moves towards the mean position and its speeds become maximum at O. यहाँ पर पहुँचकर इसकी स्पीड जो है वो मैक्सिमम हो गई है. Due to its speed, it will not stop at here, and due to inertia, it will not stop here. It will move towards left side. यहाँ पर ये माइनस है, जितना यहाँ पर था, अगर यहाँ से ये 1 सेंटीमीटर इधर है तो ये 1 सेंटीमीटर इधर भी मूव करेगा. जब ये यहाँ पर पहुँचेगा तो इसकी स्पीड हो जाएगी 0. जब स्पीड 0 हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी 0. काइनेटिक एनर्जी 0 तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी ड्यू टू कंप्रेशन. यहाँ पर कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज देयर इज अ स्प्रिंग. यहाँ पर वो हाइट वाली पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, यहाँ पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है. जब ये कंप्रेस हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी क्योंकि वेलोसिटी 0 है. अब ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स इट विल अगेन मूव टूवर्ड्स मीन पोजीशन. जब ये मीन पोजीशन में पहुंचेगा पोटेंशियल एनर्जी 0, और यहाँ पर पहुंचने पर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी. जब वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, और ड्यू टू इनर्शिया इट विल नॉट स्टॉप एट O, इट विल मूव टूवर्ड्स राइट साइड, और ये फिर राइट साइड पे चला जाएगा. जब ये यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन ए पे पहुंचेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी. मीन पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है. So this process is repeating again and again.
जब बॉडी मूव करेगी ए पर, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स इट विल गो बैक टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स फिनिश हो गई। ड्यू टू इनर्शिया इट विल नॉट स्टॉप एट हेयर, और इनर्शिया की वजह से इट विल गो टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। जब ये कंप्रेस हो जाएगा और उतने ही डिस्प्लेसमेंट जितना इसका राइट साइड पे था उसी डिस्प्लेसमेंट पे इधर चला जाएगा लेफ्ट साइड पर, तो इट विल स्टॉप, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो, वेलोसिटी उसकी खत्म, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, एंड ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स इट विल गो टूवर्ड्स मीन पोजीशन। यानी मीन पोजीशन पे आने के लिए रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई हो रही है, और मीन पोजीशन पे रुकता क्यों नहीं है? ड्यू टू इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया की वजह से वो राइट और लेफ्ट चला जाता है, और रीस्टोरिंग की वजह से टूवर्ड्स मीन पोजीशन पे आ जाता है। सो कीप इन योर माइंड, यहाँ पर टू फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक उसका इनर्शिया आ रहा है और दूसरा रीस्टोरिंग फोर्स है। जब आपने इसको मूव किया टूवर्ड्स ए, रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये वापस आ जाएगा ओ पर, और फिर ड्यू टू इनर्शिया इट विल नॉट स्टॉप एट ओ, इट विल मूव टूवर्ड्स एट माइनस ए। यहाँ पर फिर यहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस मिनिमम यानी मिड पॉइंट पर, मीन पोजीशन पे, और इस तरह से ये टू एंड फ्रो मूवमेंट जो है इसकी चलती रहेगी। So this process is repeated and the mass continue to oscillate back and forth about the mean position O. Such motion is the mass attached to a spring on a horizontal frictionless surface is known as simple harmonic motion. The time period, this is the formula to find out the time period. The time period T of the simple harmonic motion of a mass attached to a spring, यहाँ पर अभी सिर्फ formula बताया, बाकी डिटेल आगे जाके बताएंगे। T is equal to 2 pi m by k. M is the mass of object, जो यहाँ तक K is the constant. So this is the time formula used to find out the time period for the simple harmonic motion. T is equal to 2 pi square root m by k. It's enough for today. So please learn it. Understand करें इसमें कि क्या बताया हुआ है, इसको लर्निंग करें और प्लीज़ लिख के प्रैक्टिस करें डेफिनेशंस की। थैंक यू।